हाय एवरीवन, द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हम स्वागत कर रहे हैं। आज हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके की थर्ड क्लास। बेसिकली हमें आज प्रोजेक्ट टाइगर को डील करना था इस क्लास में, क्योंकि लास्ट क्लास जहां पर छोड़ी थी आज हमें प्रोजेक्ट टाइगर से स्टार्ट करना था 1973 से। बट क्या होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को समझने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में दो टर्म देखने को मिलेगी हमें जब हम प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ रहे होंगे। प्रोजेक्ट टाइगर को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसमें दो टर्म देखने को मिलेगी हमें, टाइगर टास्क फोर्स और दूसरी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो दो टर्म आएगी, ये दो टर्म आएगी WPA से, WPA 1972। तो ये क्या है WPA? एक्चुअली इसको हमें आज पूरा डिटेल में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इस क्लास में डिस्कस करना है। ये पूरी क्लास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड है। तो एक चीज़ है, पहले हमें ये देखना है कि कंजर्वेशन होता क्या है। कि जैसे टाइगर कंजर्वेशन है, टाइगर कंजर्वेशन मतलब टाइगर का संरक्षण क्यों अनिवार्य हुआ, इसके दो रीजन थे। पहला था कि जो टाइगर्स की प्रजाति थी कुछ लुप्त हो रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए जो बची हुई प्रजाति है वे लुप्त हो जाए, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये क्या करेगा कि लुप्त होने वाली प्रजाति को बचाएगा। मतलब जो प्रजाति अभी है टाइगर्स की उसको प्रिवेंट करेगा, उन्हें लुप्त होने से बचाएगा। दूसरा है कि ये जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट्स है, मतलब जहाँ पर टाइगर निवास करते हैं, जो उनके प्राकृतिक आवास है, उसको प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व मतलब उसको सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। क्या था, टाइगर कंजर्वेशन का मतलब है कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है, कुछ प्रजातियां स्पीशीज है टाइगर की, उसको लुप्त होने से बचाएगा। साथ ही साथ ये उनके जो टाइगर जहाँ पर निवास करते हैं उनको प्रिजर्व करेगा, सुरक्षित रखेगा। एक्चुअली प्रोजेक्ट टाइगर को क्या आवश्यकता पड़ी कि हम प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में देखने को मिला। मोटा मोटी बोले तो 1890 और 1900 के बीच में भारत में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 40,000 थी। 40,000 थी भारत में पॉपुलेशन, और ये 1970 के दशक में आके कुल 1820 रह गई। तो इतना ज़बरदस्ती से डिक्लाइन हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा कंजर्वेशन प्रोग्राम लेके आना था ताकि टाइगर का प्रोटेक्शन कर सके। और ये हमारे इकोलॉजी सिस्टम को भी मतलब बैलेंस में रखता है। जैसे अपना जो फॉरेस्ट ट्रोफिक होता है, फॉरेस्ट ट्रोफिक लेवल, उसमें क्या होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को टाइगर खा लेता है। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल है, यदि टाइगर ही ख़त्म हो जाएगी, उनकी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमारा अफेक्टेड होगा बुरी तरह से। अब सिंपल सी बात हुई, हमारे शब्द है एनवायरनमेंट, ये शब्द है एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, तभी हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रोटेक्टेड एरियाज़ और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअली एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण, मतलब परि प्लस आवरण, अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो पर्यावरण मतलब एक वातावरण कहलाता है। वातावरण कहता है, पर्यावरण का मतलब होता है दूसरी
तो हमें एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। पर्यावरण का जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है पर्या प्लस अपरि प्लस आवरण, अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। तो चारों तरफ से घेरे हुए है, हर चीज़ आ जाती है, इसमें फॉरेस्ट भी इंक्लूड है, सब चीज़ आ जाती है। तो कुछ हमें यहाँ पर पर्यावरण के कानून को डिस्कस करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है यदि हमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व को समझना है। तो देख लेते हैं, कुछ मोटा मोटी हम नाम जान लेते हैं और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आज। तो हम देखते हैं आज कि आज हम देखते हैं एनवायरमेंट लेजिस्लेशन, मतलब हम पर्यावरण के कुछ कानून को आज डिस्कस करेंगे। पर्यावरण कानून, तो पर्यावरण कानून को यदि देखें तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं। मैं उनके कुछ यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ और हम डिटेल में जो आज अध्ययन कर पा रहे होंगे वो करेंगे वन्य जीव के बारे में, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। तो देखिएगा कि कितने प्रकार के कानून हैं। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसकी। एक शॉर्ट ट्रिक है कि ABC चार व्यक्ति हैं, ABC चार व्यक्ति हैं और ये फाइट करने जा रहे हैं। इन वर्ल्ड फाइट चल रही है, उसके हेड क्वार्टर में ये स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर हेड क्वार्टर। किसका हेड क्वार्टर? वर्ल्ड फाइट का। तो देखिएगा ए से मैं लिंक करूँगा यहाँ पर। ए का मतलब है यहाँ पर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। ABC चार व्यक्ति हैं, ये कहाँ गए? वर्ल्ड फाइट के हेड क्वार्टर में कहाँ गए? लड़ने, फाइट करने गए। तो ए का मतलब है यहाँ पर, ए का मतलब है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, द एयर एक्ट 1981। और यहाँ पर बी का मतलब है, बी को यहाँ पर लिखेंगे, बी का मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और सी का मतलब है, सी को बता देते हैं, सी का मतलब है कैंपा एक्ट 2016। और ई का मतलब है यहाँ पर एनवायरमेंट एक्ट 1986, एनवायरमेंट एक्ट 1980। यहाँ पर जो आई का मतलब होगा, आई का मतलब जो होगा वो है यहाँ पर इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडिया फॉरेस्ट एक्ट। यहाँ पर जो एन का मतलब है, एन का जो मतलब है इसका है NGT, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WF को, WF स्क्वायर, मतलब W स्क्वायर के दो एक्ट हो गए। एक तो है द
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। और एक का मतलब है यहाँ पर डब्ल्यू का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और एफ स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एक एफ का मतलब है और दूसरे एफ का मतलब है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो बेसिकली क्या है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, तो उसके लिए कुछ पार्लियामेंट में एक्ट पास हुए हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट इस प्रकार से है कि मैंने एक ट्रिक बनाई है, शॉर्ट ट्रिक, कि ABCE 4 व्यक्ति थे। एक इन मतलब गए किसमें, इन मन में वर्ल्ड फाइट के हेडक्वार्टर में ये ABCE लड़ने गए। तो यहाँ का ए का मतलब क्या है, द एयर एक्ट। एयर मतलब ये हवा से रिलेटेड है और ये बात करेगा प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन के बारे में। और बी का मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये है 2002 वाला। और सी का मतलब है कैम्पा एक्ट 2016। ई का मतलब है एनवायरनमेंट एक्ट 1986। और आई का मतलब है यहाँ पर इंडिया फॉरेस्ट एक्ट आई का मतलब है। और एन का मतलब है NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। और डब्ल्यू स्क्वायर मतलब डब्ल्यू के 2 एक्ट हो गए, जिसमें है पहला द वाटर एक्ट या वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। और एक है डब्ल्यू का मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और एफ का मतलब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एफ के 2 एक्ट हो गए, एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें डिटेल में, वो वाला एक्ट पढ़ेंगे, ये वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें हमें मोटा मोटी देखना भी पड़ेगा एक एनवायरनमेंट एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट और आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। ये मोटा मोटी हमें इनके बारे में डिटेल में भी जानना अनिवार्य हो जाता है। और बेसिकली हमें मोटा मोटे रूप से तो पता होना ही चाहिए यदि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमें कंजर्वेशन पे ध्यान देना है, हमें टाइगर रिजर्व पढ़ना है, हमें प्रोजेक्ट टाइगर समझना है और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़नी है। तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डैट आज हम इसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व के 3rd पार्ट को हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसको ना हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब हिस्ट्री में इससे इंडिया में पहले भी कोई एक्ट था क्या,
जो इसका एक नया वर्जन आया देखने को मिला हमें। दूसरा, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसका क्या क्या इफेक्ट था, ये फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आता है और कौन से आर्टिकल 48 से 51 के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना ज़रूरी है ताकि हम इसे बेहतरीन इसके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये क्या होता है, क्या होता है। चौथा पॉइंट है इसके शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कितनी अनुसूची है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में एनिमल्स को बांटा हुआ है, प्लांट्स को बांटा हुआ है। और इसका पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसकी स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब वे बॉडी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और एक एक्ट के बिहाफ पे काम करती है। और छठा पॉइंट पढ़ेंगे इसका हम प्रोटेक्टेड एरियाज। 6 पॉइंट में ये कंप्लीट इसके बारे में हम जान लेंगे कि WP होता क्या है बेसिकली। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो भारत में एक एक्ट देखने को मिला 1887 में। ये एक्ट था द वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट। भारत में एक एक्ट देखने को मिला 1887 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या करेगा, जो वाइल्ड बर्ड्स है, ये एक्ट वाइल्ड बर्ड्स की जो सेल है और उसकी पोजीशन है, सेल और पोजीशन के ट्रेड को कंट्रोल करेगा और साथ साथ क्लियर इलीगल जो ट्रेड चल रहा है वाइल्ड बर्ड्स का उसको प्रोटेक्शन कर देगा और प्रोहिबिटेड करेगा जो इलीगल ट्रेड चल रहा है। दूसरा पॉइंट है, ये था 1887 में, फिर इसका वर्जन आया 1912 में, एक एक्ट आया, इसी का बड़ा रूप था द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट। यह आया 1912 में। द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी उस समय, ये वाला एक्ट आया। और फिर इसका लेटेस्ट वर्जन आया 1935 में, जब भारत का एक एक्ट आया था 1935 में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 1935 एक्ट पूरा डिटेल में पढ़ पा रहे होंगे, तो उसमें ये एक्ट आया और इसका नाम हो गया वहाँ पर द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट किया गया था 1935। तो इसका मतलब था कि वाइल्ड बर्ड्स को बचाने के लिए पहले से भी एक्ट चल रहे थे। अब अचानक देखिएगा, इसमें एक पॉइंट लिंक करूँगा तब WPA समझ में आएगा कि जब 1890 और 1900 का दशक था, उसमें भारत में 40,000 टाइगर्स देखे गए। तो ये 1970 के आसपास इसकी पॉपुलेशन 1820 रह गई। अब सबसे बड़ी समस्या आई कि इतनी पॉपुलेशन जैसे डिक्रीज हुई, या तो कुछ ना कुछ कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम चल रहे थे, ये प्रोटेक्शन एक्ट थे, इनमें कुछ ना कुछ कमियां होगी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट देखने को मिला। तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाना बहुत अनिवार्य सा लग रहा था, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उनके कंजर्वेशन को दूर करने के लिए। दूसरा था, यदि एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखना है, तो जो प्लांट्स की स्पेसीज है और जो एनिमल्स की स्पेसीज है
उनको बचाना है, वे लुप्त ना हो जाए, क्योंकि यदि वे लुप्त हो जाएंगे कहीं ना कहीं ट्रॉफिकल लेवल पे कमी आ जाएगी और जो साइकिल चल रही थी फूड चेन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से एक एक्ट प्रॉपर लाना था, क्योंकि देखा गया ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, ये जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाना है, उसके जो इनिशिएटिव थे, कंजर्वेशन के प्रोग्राम चल रहे थे वो टॉप लेवल पे नहीं चल रहे थे, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। अर्थात वे प्रायोरिटी पे नहीं थे, उनकी प्राथमिकता कम थी। कंजर्वेशन को किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ को बचाना है, जो उनके कंजर्वेशन प्रोग्राम थे वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे, उस लेवल पे नहीं चल रहे थे। कब? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आते हैं। तो इसलिए 1935 का जो एक्ट था, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1935, इसको अपग्रेड करना बहुत अनिवार्य लग रहा था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उस समय एक बिल आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। यहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्म है, यहाँ पर हमें एक पॉलिटिकल टर्म है उसको समझना होगा। देखिएगा, ये जो हम जब भारत का ये जो फॉरेस्ट आता है ना, फॉरेस्ट किसके अंदर में आता है? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट की लाइफ को, और फोना मतलब प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि फ्लोरा एंड फोना को बचाना है, उनका प्रोटेक्शन करना है। तो फॉरेस्ट जो है, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो हमें एक शब्द है जो फॉरेस्ट है, ये किसके अंदर में आता है? वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ किसके अंडर में आता है? ये आता था स्टेट्स का सब्जेक्ट था। अर्थात 1976 से पहले, क्योंकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। देखिएगा कि वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें कुछ प्रोटेक्शन एक्ट बनाना था, जबकि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का एक पार्ट है। फॉरेस्ट उस समय 1972 में जब ये एक्ट आया, WPA 1972 का जो एक्ट आया, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जब एक्ट आया, तो उस समय फॉरेस्ट एक किसका सब्जेक्ट था? स्टेट का। तो इसका देखा जाए तो ये कानून जो था, एक्ट था, स्टेट को बनाना चाहिए था। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री एक्ट है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, ये हमारी संसद में बना था। अब फॉरेस्ट तो स्टेट का सब्जेक्ट था, क्यों बना? इसका भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो ये जो 1890 और 1900 के बीच में जब 40 के हज़ार की पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, और 1970 के आसपास ये कुल 1820 रह गई, तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम को कहीं ना कहीं असंतुलित कर देगा। जब ये इकोलॉजिकल सिस्टम को ही हिला देगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण खतरे में आ जाएगा। तो इस वजह से एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस दिया। इस एक्ट को बनाने के समय एनवायरनमेंट को विशेष रूप से दर्जा दिया गया कि ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से यह एक्ट हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
आखिरकार एक एक्ट बना 1972 में, और ये हमारे बोथ जो हाउसेस हैं, एक लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, और ये बन गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आ गया। अब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी था। 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशन की, और ये था बेसिकली ह्यूमन एनवायरनमेंट पे बेस, अर्थात मानव पर्यावरण पर एक यूनाइटेड नेशन की सभा चली 1972 में, और ये हुई थी स्टॉकहोम में हुई थी। और इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट था। किसका फर्स्ट पॉइंट था? इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट था। किसका था फर्स्ट पॉइंट? ये था एनवायरमेंटल गवर्नेंस का। एनवायरमेंटल गवर्नेंस का पहला पॉइंट माना गया 1972 में। इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और ये था 1972 में। इसमें यही बताया गया था कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना था। इसी का ही रिजल्ट 1972 में भारत में देखने को मिला। भारत की सरकार एक एक्ट लेकर आई जिसे बोला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हमने जाना कि फॉरेस्ट क्या था और ये कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट सब्जेक्ट इसके जान लिया। अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। WPA के फर्स्ट पॉइंट को समझ चुके हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हम देखेंगे जब 42वां संविधान का संशोधन हुआ था। 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1976। तो इसमें एक 5 सब्जेक्ट थे, 5 स्टेट के सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए थे, ट्रांसफ़र हो गए थे। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिए थे 5 सब्जेक्ट को। कौन कौन से थे वे? एजुकेशन फर्स्ट, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया, फॉरेस्ट को, जंगल को, और ये था कि वेट एंड मेजर्स को डाल दिया। चौथा पॉइंट था कि प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और 5वां पॉइंट था एडमिनिस्टर, मतलब एडमिनिस्टर कैसे करना है, किसका? ऑफ जज का। ये हमारे 5 पॉइंट थे, ये हमारे स्टेट में थे, ये ट्रांसफ़र कर दे समवर्ती सूची में। बट ये एक्ट के बाद हुआ है क्योंकि 42वां संविधान का संशोधन 1976 में हुआ था। तो फॉरेस्ट किसका पार्ट है? वाइल्ड लाइफ का। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्ट में ये प्रोविज़न आएगा। फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को मैं एक शेड्यूल है 5वीं WPA की, जब शेड्यूल्स के बारे में बात करूँगा 5वीं के, तो उसमें वर्मिन नाम का एक शब्द है, तो उसमें इसे लिंक करूँगा फॉरेस्ट को। और ये बेसिकली इसलिए यहाँ पर इसका डिस्कस किया गया है, तो इसे आगे जाके डिस्कस करूँगा जब इसके शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे हम, किसके? WPA की। दूसरा पॉइंट था इसका कि इसमें कुछ आर्टिकल भी आए थे।
पर जब आगे इसका रूल्स पढ़ रहे होगे। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कुछ आर्टिकल पे भी थे। जब ये संविधान का संशोधन हुआ 1976 में ही, 42वां जब संविधान का संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया 48A। 48A हमारे संविधान के पार्ट IV में है और ये पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे बोलते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 48A में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, डायरेक्ट करता है किसको, स्टेट को, एक्ट टू स्टेट, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि वो क्या करे, टू प्रोटेक्ट करे, कि प्रोटेक्ट करे एंड इम्प्रूव करे, किसको, इम्प्रूव करे एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट को, एंड सेफगार्ड, एंड सेफगार्ड, सेफगार्ड किसका करे, सेफगार्ड करे द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट का। मतलब जब 1970 का जो संविधान का अमेंडमेंट किया गया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, किसको, एनवायरमेंट को, पर्यावरण को इम्प्रूव करे, उसको प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ सेफ गार्ड, मतलब एक सेफ गार्ड होता है, जैसे किसी पे कोई खतरा, ये आदमी है, इसके ऊपर कोई खतरा आ रहा है, खतरा आ रहा है, तो वो स्टेट क्या करेगा, यदि हमारी वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट पर यदि किसी प्रकार का खतरा आएगा तो स्टेट क्या करेगा, एक सेफ गार्ड के रूप में काम करेगा, उसको संभावित खतरे से बचाएगा और फॉरेस्ट को भी बचाएगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तो ये आर्टिकल भी इसमें लिंक है, इसका प्रोविज़न है। मतलब ये हमारा कुछ फंडामेंट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ लिखी गई थी कि इस प्रकार का कोई ना कोई एक्ट आना चाहिए। तो ये आया कहाँ से, 48A से। इसी प्रकार जब ये 42वां संशोधन ही हुआ था, तो उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 51A। ये पार्ट है IV का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब द पीपल ऑफ इंडिया को क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 51A। तो 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है? फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक ड्यूटीज जो हमें पीपल ऑफ इंडिया को कैरी करनी है, मतलब उसको ओब्लिगेशन है, उसका ये करना उसका कर्तव्य है। तो 51A में बोला गया है कि पीपल ऑफ इंडिया को क्या करना है, टू प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करना है? जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। इंक्लूडिंग किसके साथ करना है, इंक्लूडिंग जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गई, लेक्स होगी, एंड हैव टू कंपेसेशन टू देयर क्रिएचर्स। मतलब इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे पीपल ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है कि वो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड है, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, लेक्स है, और साथ ही साथ एक चीज़ बताई है कि हमारा ये ऑब्लिगेशन है कि हम कंपेसेशन दिखाएं, मतलब दया दिखाए किस पे, जो भी वहाँ के क्रिएचर्स है, जो प्राणी है। तो ये बेसिकली सेकंड पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं। इसमें एक और टर्म आने वाली है, एक टर्म है स्टैट्यूटरी बॉडी,
ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। ये हम जब फोर्थ पॉइंट WPA का जब फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इस पॉलिटिकल टर्म को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म को हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से बढ़िया। तो हमने पहला पॉइंट समझ लिया है कि बैकग्राउंड क्या था, WPA 1972 का बैकग्राउंड क्या था। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कह रहे, जिसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 को टारगेट किया, कुछ स्टेट सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया, जिसमें मुझे उठाना है फॉरेस्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट को मैं लिंक करूँगा जब स्केड्यूल्स पढ़ाऊँगा, 5वीं स्केड्यूल्स पढ़ाऊँगा। और फिर 48 ये कि हमारे कुछ DPSP कहता है स्टेट को कि वो इम्प्रूव करेगा, प्रोटेक्शन करेगा किसका, नेचुरल एनवायरनमेंट का। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो पीपल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वो भी इम्प्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या वास्तव में। तो देखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो तीसरा पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने दोनों पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, बैकग्राउंड और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। थर्ड पॉइंट है कि WPA व्हाट इज, क्या है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है क्या। तो ये क्या करेगा, पहला पॉइंट है इसका कि ये वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स की प्रोटेक्शन करेगा। वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि फ्लोरा एंड फोना, इसका मतलब होता है प्लांट्स लाइफ, और इसका मतलब होता है एनिमल। तो ये फ्लोरा एंड फोना, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फ्लोरा एंड फोना की प्रोटेक्शन करेगा, साथ ही साथ सेफ गार्ड के रूप में काम करेगा। सेफ गार्ड का मतलब है जो संभावित खतरा आने वाला है, संभावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा। अर्थात फ्लोरा एंड फोना पे यदि कोई संभावित खतरा आता है तो सेफ गार्ड के रूप में कौन खड़ा है यहाँ पर है WPA 1972, ठीक है। तीसरा है कि ये जो WPA है 1972, जो WPA 1972 जो है ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन के साथ साथ, उनकी लाइफ के प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रोटेक्शन तो करेगा किसकी, फ्लोरा एंड फोना की प्रोटेक्शन करेगा, साथ ही साथ मैनेजमेंट भी देखेगा, मतलब उनका प्रबंधन भी करेगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशन होगी, गाइडलाइंस होगी कि एक नेशनल पार्क में किस प्रकार से एनिमल को रखना है, टाइगर रिजर्व में टाइगर को क्या क्या डाइटरी प्लान होना चाहिए, कौन उन्हें ट्रेन करेगा, पर्टिकुलरली सब चीज़ थिंग, मतलब जो भी वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से कंजर्वेशन करना है उसके बारे में सारा मैनेजमेंट WPA के तहत किया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है इसका WPA का कि यह एक्ट
यह जो एक्ट है, रोक दो। यह एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाएगा किसकी, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है। एंडेंजर्स का मतलब है संकटाग्रस्त, अर्थात वे एनिमल जो लुप्त हो सकते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो पांचवा पॉइंट है कि यह एक्ट, जो WPA एक्ट है, ये क्या करेगा, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है और मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के, मतलब यह जो एक्ट है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है और मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, जो उनका जो शिकार होता है, इनके शिकार को रिस्ट्रिक्ट कर देगा या प्रोहिबिटेड कर देगा। अर्थात सिंपल शब्दों में ये है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बहुत सारी जो स्पीशीज है जिन पे संकट है, मतलब लुप्त होने का या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो उनके शिकार को, जो हंटिंग है, उनको बिल्कुल बैन कर देगा, प्रोहिबिटेड कर देगा, हाईएस्ट पेनल्टी थोप देगा, साथ ही साथ सज़ा भी मिल सकती है। छठा पॉइंट है इसका, यह एक्ट J&K जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। क्योंकि J&K का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 है। ये हम 72 है, तो जम्मू कश्मीर में ये एक्ट है 1978। साथ ही साथ आइएगा, देखिएगा 6 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो 7वां पॉइंट देख लेते हैं। सातवां पॉइंट देख लेते हैं। यह जो एक्ट है, यह एक्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन टाइगर रिजर्व, even protected areas को सेटअप करेगा या इस्टेब्लिश करेगा। अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन टाइगर रिजर्व, इवन प्रोटेक्टेड एरियाज को सेटअप किया जाएगा, अर्थात उनका इस्टेब्लिश किया जाएगा कि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थापित करना है, ये सब चीज़ें तो हमें कौन बताएगा, WPA 1972 के तहत ही उनकी स्थापना की जाएगी। 8वां पॉइंट है कि अंडमान निकोबार में चलते हैं। जब हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे, अंडमान निकोबार, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि यह एक्ट अंडमान निकोबार में जाति पाई जाती है। अंडमान में जाति पाई जाती है, उसे बोलते हैं नेग्रिटो ट्राइब्स पाई जाती है। मतलब ये एक्ट जो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
अंडमान निकोबार में जो पाई जाने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो हंटिंग राइट्स है, हंटिंग राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसका? WPA का। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके हंटिंग राइट्स को ये प्रोटेक्ट करेगा, अर्थात उन्हें कुछ अनुमति दी जाएगी। तो ये क्या है, अंडमान में 4 ट्राइब्स पाई जाती है। अंडमान में 4 ट्राइब्स पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं नेग्रिटो ट्राइब्स। तो नेग्रिटो ट्राइब्स बोली जाती है, उसके 4 प्रकार है। जैसे कि पहला है इसका द ग्रेट अंडमानीज, द ग्रेट अंडमानीज। दूसरा है ओंज, तीसरा है जारवा, चौथा पॉइंट है सेंटिलेस। मतलब अंडमान में जो पाई जाने वाली जाति है उसके समूह को बोला जाता है निग्रोटो ट्राइब्स। ये बेसिकली कहते हैं कि अफ्रीका से आए थे और ये 4 प्रकार की है, द ग्रेट अंडमानीज, ओंज, जारवा एंड सेंटिलेस। और निकोबार में जो जाति पाई जाती है उन्हें बोला जाता है मोंगलोइड ट्राइब्स। ये है द सोम्पीन और दूसरी है निकोबैरीज। तो ये WPA क्या करता है, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है अंडमान और निकोबार में जो ये ट्राइब्स पाई जाती है उनके जो हंटिंग राइट्स है, हंटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये करेगा आपका WPA 1972। ये 8 पॉइंट हो गए हैं, तो एक और पॉइंट समझ लेते हैं। का 9th पॉइंट देख लेते हैं कि यह जो एक्ट है जो वाइल्ड एनिमल्स है, एक तो वाइल्ड एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट, अर्थात जो वाइल्ड एनिमल्स है और जो उनके यूज से जो बनाए गए प्रोडक्ट है उन्हीं एनिमल्स के, उनका जो इलीगल ट्रेड है उस पे बैन लगाएगा, अर्थात उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब प्रतिबंध कर देगा उनके प्रोडक्ट्स और जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनके इलीगल ट्रेड को बंद कर देगा। जैसे कि साइट्स एक संस्था है, ये IUCN का जब मीटिंग हुई थी तो एक रेजोल्यूशन हुआ था और उसमें एक ड्राफ्ट तैयार गया था साइट्स का। ये बेसिकली है क्या, एक सम्मेलन था, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साइट्स को हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि ये वहीं पर हुई थी। IUCN के मेंबर्स ने एक रेजुलेशन पास किया और एक ड्राफ्ट तैयार किया साइट्स का। इसमें बेसिकली क्या करेगा, ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है किसकी, एनिमल्स की, फ्लोरा एंड फोना, मतलब प्लांट्स भी है इसमें, एनिमल्स भी है, ये उनकी उन प्रजाति को उठाएगा फ्लोरा एंड फोना की जो एंडेंजर्ड है, मतलब संकटाग्रस्त है, अर्थात वे लुप्त हो सकते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए ये उनके इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करेगा, मतलब उनको बैन लगा देगा। जैसे भारत में रोजवुड को अपेंडिक्स 2 में डाल दिया था, जिससे क्या होगा, उसके इंटरनेशनल ट्रेड पर इफेक्ट आएगा। तो इसके हम अलग से क्लास पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि WPA एक्ट भी भारत में वाइल्ड एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट के इलीगल ट्रेड, अर्थात ट्रेड को, जो भी व्यापार हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। तो जस्ट लाइक साइट्स की तरह, यदि साइट्स को देखें तो वो पूरे वर्ल्ड को दिखता है, और यदि इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में WPA उसके सेम बिहाफ पे काम करेगा, बिहाफ पे नहीं मतलब उसके सिमिलर काम करेगा। तो ये था 9th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट होगा इसका, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक्ट, ये जो एक्ट है ये लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा किसके लिए, ये लाइसेंस देगा सेल ऑफ एनिमल्स, मतलब आप एनिमल्स को बेच सकते हो, उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ पोजीशन के बारे में कि कौन पोजीशन रखेगा इसकी, और ट्रांसफ़र का। अर्थात यह एक्ट इंडिया के अंदर यदि कहीं पर एनिमल्स को सेल किया जाता है या पोजीशन के बारे में कुछ चीज़ें चल रही है कि इसकी पोजीशन कौन रखेगा, और ट्रांसफ़र कहीं इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है, तो वो WPA के तहत किया जाएगा। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये तो था 10th पॉइंट लाइसेंस के बारे में। अब हमने 3 पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। WPA का मतलब, मेरा मतलब है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। DPSP का मतलब है मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राज्य के नीति निर्देशक तक। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हमने इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे एक्ट को 6 पॉइंट में पढ़ेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया है बैकग्राउंड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में। और तीसरा पॉइंट अभी हमने ख़त्म किया है कि व्हाट इज़ WPA 1972, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सोच रहा था कि एक ही लेक्चर में 6 पॉइंट कवर कर लूँ, पर लगता है कि ये क्लास और ज़्यादा लंबी बैठ जाएगी। तो मैंने अब सोचा है कि इसके 2 क्लास में इसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। अर्थात इसकी 2 क्लास आएगी। 3 पॉइंट हम पहले लेक्चर में पूरा कवर कर चुके हैं अभी। पहली क्लास में हम तीनों पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 4th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। स्केड्यूल्स मतलब उसकी अनुसूची के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसमें अनुसूचियां हैं, और 5th पॉइंट इसके स्ट्रेचरी बॉडी, और 6ठा पॉइंट है प्रोटेक्टेड एरिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्केड्यूल्स के साथ। तो थैंक यू।